हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोटा स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो चैप्टर थर्ड है नियोजित विकास की राजनीति, उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। और यह जो वीडियो होगा पार्ट 2 होने वाला है, जो कि लास्ट पार्ट है। यह जो वीडियो होगा सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अनेक्डोट स्टडी हब नाम का टेलीग्राम चैनल है, तो आप इस चैनल से भी जुड़ना ना भूलें। इस जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखें तो प्लीज उसे जाकर देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे औद्योगिकरण की तेज रफ्तार को। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय नियोजन और विकेंद्रीय नियोजन क्या होता है। केरल मॉडल समझेंगे। मुख्य विवाद क्या रहा। कृषि बनाम उद्योग। उसके बाद निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, इसे देखेंगे। भूमि सुधार, खाद्य संकट के मुख्य परिणाम कौन से थे। और अंत में देखेंगे हरित क्रांति। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक होगा हमारा, औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। औद्योगिकरण मतलब होता है आधुनिकीकरण की ओर हम किस प्रकार बढ़े, उद्योगों को किस प्रकार स्थापित किए, किस प्रकार हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले गए, तेज गति से उनका ग्रोथ हुआ। तो लिखता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, हमने पहली पंचवर्षीय योजना को पार्ट 1 में बताया था, जो 1951 से 56 के बीच में हुआ था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। 1956 से 61 के बीच में दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई, और इसमें भारी उद्योगों पर, इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। पीसी महालनोबिस ने यह योजना तैयार किया था। और पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज और संयम से काम करना। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 के दौरान जिसे चलाया गया था, तो उसमें जो मूल मंत्र था, जो मेन मकसद था, वो धीरज और संयम से काम करना था। लेकिन जो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसकी कोशिश रही तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेज रफ्तार से, तेज गति से बदलाव करने की कोशिश थी। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। सरकार ने एक नियम बनाया कि जो चीजें भारत में बनाई जाती हैं या फिर भारत देसी उत्पाद हो, उनको वही चीज अगर विदेशों से मंगाई जाती है तो उस पर हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे, आयात शुल्क बहुत ज्यादा लगाएंगे, ताकि हमारे अपने ही देश के उत्पादों को बढ़ावा मिले। इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। और यह जो नीति अपनाई गई, इससे भारत के जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, इनको बहुत बहुत ज्यादा मदद मिला। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में दर्शाया गया है पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आवंटन। सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जो रेड कलर से बॉक्स है वो पहली पंचवर्षीय योजना को दिखा रहा है, और जो ब्लू कलर से वो दूसरी पंचवर्षीय योजना को दिखा रहा है। और एक तरफ इधर जो दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, वो परसेंटेज दिया हुआ है 0 से लेकर 30% के बीच। और नीचे की तरफ दिया हुआ है टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स थे। तो सबसे पहले कृषि और सामुदायिक विकास पे पहली पंचवर्षीय योजना जो रेड कलर से, उस पर ध्यान दें। तो कृषि और सामुदायिक विकास में पहली पंचवर्षीय योजना आगे थी, 15.1% आगे थी ये। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना इसी मुद्दे पे, कृषि और सामुदायिक विकास पे 11.8% थी। दूसरा में अगर बात करें तो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण को लेकर, तो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में पहली पंचवर्षीय योजना आगे थी, इस पे ज्यादा काम किया गया था, 17%। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 10.1% ही रही। तीसरा अगर देखा जाए उद्योग और खनन की बात करें, तो उद्योग और खनन में पहली पंचवर्षीय योजना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मात्र 7.6%। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में 18.5% देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक था परिवहन और संचार, तो परिवहन और संचार के मुद्दे पे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले कम ध्यान दिया गया, क्योंकि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 23.6%
देख सकते हैं परसेंटेज था, जबकि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 28.9%। तो इस प्रकार अगला जो टॉपिक था ऊर्जा, ऊर्जा पे भी पहली पंचवर्षीय योजना में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले। पहली पंचवर्षीय योजना में 11.1% था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में 8.9% था, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना से कम था। आगे देखें तो सामाजिक सेवाएं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन सभी चीज़ों को देखें ओवरऑल, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इन सभी में आगे थी, क्योंकि 22.6% थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना 19.7% थी, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना से कम थी। और एक मिसलेनियस देखें, मिले जुले अन्य की बात कर लें तो इसमें 3.3% था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना मात्र 2.1% थी। तो ये ओवरऑल चार्ट आप देख सकते हैं, या जो चार्ट होगा आपके बुक में भी दिखाई दे दिया होगा। तो जब भी आप बुक रीडिंग करेंगे तो इस चार्ट को एक बार समझने का प्रयास करें। अगला जो टॉपिक है केंद्रीय नियोजन। अगला जो टॉपिक क्या है, केंद्रीय नियोजन है। केंद्रीय नियोजन, केंद्रीय नियोजन का मतलब क्या होता है, तो वैसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है, जिनको केंद्र सरकार बनाती है और जिसका संचालन पूर्णतः केंद्र के पास होता है, तो वैसी योजनाओं को हम केंद्रीय नियोजन कहते हैं। यानी जो योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती है, सरकार के द्वारा उसे संचालित किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं केंद्रीय नियोजन। अगला टॉपिक है विकेंद्रित नियोजन। तो वैसी योजनाएं जो राज्य सरकारों द्वारा अपने भले एवं विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं विकेंद्रित नियोजन। विकेंद्रित नियोजन मतलब कि वैसी योजनाएं जो राज्य सरकारों के द्वारा बनाई जाती है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकार अपने भले के लिए और अपने जनता की भलाई के लिए उनके मुद्दों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती हैं, तो होता है विकेंद्रित नियोजन। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, केरल में विकास और नियोजन के लिए एक रास्ता चुना गया था, एक मॉडल अपनाया गया था जिसे केरल मॉडल कहा गया, और यह विकेंद्रित नियोजन था, क्योंकि केरल की सरकार ने, केरल की राज्य सरकार ने अपने नागरिकों की, अपने जनता के जन कल्याण के लिए एक मॉडल अपनाया था, ताकि उनके बेहतर के लिए, जन कल्याण के लिए एक अच्छा सा नियम, कायदे, कानून बना सके। तो जब भी कोई राज्य सरकारें अपने नागरिकों की भलाई के लिए कोई अच्छा सा कदम बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो उसे हम विकेंद्रित नियोजन कहते हैं। और इस केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाता रहा था। यह जो केरल मॉडल था, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन जैसे बहुत सारे मुद्दे थे, जिन पे खासा जोर दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, ताकि जो वहाँ के नागरिक हैं उनको बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके। केरल में जो प्रति व्यक्ति आय है अपेक्षाकृत कम है, यानी वहाँ के जो लोगों की इनकम है वो थोड़ा कम है अन्य राज्यों के मुकाबलों की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ जो शिक्षा है 100% है, यानी लगभग 99.99% वहाँ के लोग जो है पढ़े लिखे हैं। शिक्षा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, माता मृत्यु दर और जन्म मृत्यु दर भी कम है, यानी वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और इस वजह से वहाँ की जो शिशु मृत्यु दर है काफ़ी कम है, यानी वहाँ बच्चे जो होते हैं बहुत कम मरते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, माता की भी मृत्यु नहीं हो पाती है, और जन्म मृत्यु दर भी कम है, यानी जन्म के दौरान जो बच्चे मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी कम है। तो ये सब संभव हो पाता है मात्र पढ़ने से। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छा होने के कारण ये सभी उपलब्धियां वहाँ की सरकारें हासिल कर सकी हैं। 1987 से 1991 के बीच वहाँ की जो सरकार थी, केरल की सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान चलाया, एक इनिशिएटिव, एक पहल का शुभारंभ किया। आगे देखेंगे जो अगला टॉपिक है, मुख्य विवाद क्या था, आखिर मेन जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है वो रहा क्या। तो शुरुआती दौर की बात करें, शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां अपनाई गई, जो प्लानिंग किया गया था शुरू शुरू में कि हम किस तरह से डेवलप करेंगे, किस तरह से हम अपनी रणनीतियां बनाएंगे ताकि हम अपने नागरिकों की भलाई कर सकें, उनके लिए जन कल्याण की योजना बना सकें। तो शुरुआती दौर में जो विकास की रणनीतियां अपनाई गई, उन पर बड़े सवाल उठे, लोग उन पे सवाल उठाने लगे, उनकी आलोचना करने लगे। लेकिन यहाँ पे हम दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो पहला क्या है, कृषि बनाम उद्योग, यानी एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, यानी एक तरफ कृषि हो जाए, दूसरी तरफ उद्योग हो जाए, दोनों में क्या बेहतर था, कौन लोग कृषि को बेहतर मान रहे थे और किन लोग उद्योगों को बेहतर मान रहे थे। लिखता है, कई लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चली, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की
रणनीति का अभाव था। यानी कई लोग मान रहे थे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। अब चूंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर नहीं दिया गया, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया, तो उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया। उद्योगों पर ज्यादा जोर देने के कारण, उस पर ज्यादा ध्यान देने के कारण खेती जो थी और ग्रामीण इलाके के जो लोग थे उनकी अर्थव्यवस्था डवाडोल हो गई, उनकी स्थिति जो थी खराब हो गई, बद से बदतर होती चली गई। आगे लिखता है कि जेसी कुमारप्पा एक नेता थे, प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति थे जेसी कुमारप्पा। तो जेसी कुमारप्पा ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया, एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, पेश किया लोगों के सामने, जिसमें बताया गया था कि जो ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया जाए। यानी जेसी कुमारप्पा ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया लोगों के सामने, और इसमें कहा गया कि ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दें। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात उठाई थी। एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाना है, हमें नियोजित तरीके से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ज्यादा ध्यान देना होगा कृषि पर। तो कृषि को केंद्र में रखने की बात कही थी चौधरी चरण सिंह ने। कई अन्य लोग थे, यहाँ तो हमने दो लोगों को देखा, जैसे कुमारप्पा और चौधरी चरण सिंह, जो कृषि की बात कर रहे थे कि कृषि को केंद्र में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे दो व्यक्ति थे, जैसे कुमारप्पा और चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कहा कि कृषि को केंद्र में रखकर ही हम आर्थिक विकास कर पाएंगे, आर्थिक नियोजन को अपना सकेंगे। लेकिन कई अन्य लोग थे जिनका मानना था, जिनका तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी, और राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून भी बनाए थे। नियोजन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च की गई। यानी जो नियोजन बनाया गया था, तो इस नियोजन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजना पर बड़ी रकम खर्च की गई। भाखड़ा नांगल परियोजना, ये सारी परियोजनाएं बनाई गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसमें बहुत ज्यादा राशियां, पैसे जो थे खर्च की गई, और नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हुआ था। ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वो सही दिशा में कार्य कर रही थी, लेकिन इनका कार्यान्वयन जो है ठीक से नहीं हुआ, इनका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो सका। इस कारण ये सफल होते होते असफल हो गई, यानी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाई। अगला जो टॉपिक है, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि जो पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के हाथों में होता है। भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया था। हम सभी जानते हैं कि भारत में पूंजीवाद नहीं है, भारत ने पूंजीवाद का रास्ता नहीं चुना। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया। अब ये समाजवादी मॉडल कहाँ था? समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है, यानी कोई भी निजी संपत्ति नहीं होती, सभी संपत्ति सरकार के अधीन होती है, सरकार के दायरे में होती है, और हर तरह के उत्पादन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। तो पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, इन दोनों ही मॉडल के कुछ विशेष बातों को ले लिया गया भारत में, और भारत में इसे लागू कर दिया गया, और इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि भारत में ना तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया और न ही समाजवादी मॉडल को, दोनों का एक मिश्रण अपनाया गया, एक मिश्रित रूप, दोनों में से खास बातों को चुन लिया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। खेती किसानी की बात करें, व्यापार उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। ये जो तीन सेक्टर थे, खेती किसानी की बात, या फिर व्यापार, या फिर उद्योग, इन तीनों चीजों को निजी क्षेत्र के हाथों में ही छोड़ दिया गया, और राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को लिया, जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाना, विनिर्मित इकाइयां, रक्षा उत्पादन आदि को रखा। किसको? तो अपने अंडर में रखा, अपने हाथों में रखा, और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। लेकिन इसके भी कई आलोचक थे, जिसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी है। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी ने इन विचारों का, इस नीति का क्या किया? आलोचना किया। ये इनसे सहमत नहीं थे। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया, ये इनके समर्थक नहीं थे। ये चाह रहे थे कि
पूंजीवादी मॉडल को अपनाया जाए या फिर समाजवादी मॉडल को अपनाया जाए। तो ये आलोचक के रूप में सामने आए। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी। जो आलोचक थे वामपंथी और दक्षिणपंथी, इन लोगों का कहना था कि जो योजनाकार हैं, जिसने प्लानिंग किया है, जो प्लान बनाए हैं, इन लोगों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी। जितनी जगह मिलनी चाहिए थी, उनको जितना स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए था, उनको उतना नहीं मिला, पर्याप्त जगह नहीं दी गई है। निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली लाकर निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए हैं। उन लोगों का कहना था कि जो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, वो ठीक है, लेकिन लाइसेंस और परमिट प्रणाली की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए जो समस्या है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा जटिल हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ऐसा कर पाना उन लोगों के लिए आसान नहीं है। और कोई भी जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं दूसरी जगह पे, तो इतनी कठिन प्रणाली से गुजरना नहीं चाहते हैं, उनको आसान से आसान नियम चाहिए। तो इस वजह से जो निवेशक हैं, उनको इन्वेस्ट करने के, जो निवेश करने के राह है, उनमें रोड़े अटकाए, ऐसा आलोचकों का कहना था। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीजों के आयात पर बाधा डाली, उन पर रोक लगाया, या फिर आयात पर एक कठोर नियम लगा दिया जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। यानी जो सरकार थी, भारत की सरकार, उन्होंने ऐसी चीजों के आयात पर बाधा लगा दी जिन्हें खुद भारत में बनाया जा सकता हो, भारत में उसे बेचा जा सकता हो बनाकर। तो ऐसी चीजों को विदेशों से लाने पर मना लगा दिया गया, और लाएंगे भी तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, आयात पर बाधा लगा दिया गया। तो कुछ आलोचक ऐसे थे जो सोचते थे कि जनता की शिक्षा अथवा चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि जनता की शिक्षा पर, लोगों की शिक्षा पे, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो चिकित्सा व्यवस्था है, उस पे सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्चा नहीं किया है। लोगों के लिए इस पे ज्यादा सरकारें नहीं सचेत हुई हैं। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया है, उन्हीं क्षेत्रों पे ध्यान दिया है जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। तो कुछ आलोचकों का कहना था, ऐसा भी था। हमारा जो अगला टॉपिक है भूमि सुधार है। अगला टॉपिक क्या है? तो हमारा भूमि सुधार है। तो चलो देखते हैं भूमि सुधार को। भूमि सुधार में सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यानी भूमि सुधार के तहत किया क्या गया? तो भूमि सुधार के तहत जो जमींदारी प्रथा थी, उनको समाप्त करने की कोशिश की गई। इसे पूरी तरह से खत्म ना किया जा सका, बस इसे कोशिश किया गया, सरकार ने इसे प्रयास किया कि जमींदारी प्रथा को किसी भी तरीके से हटा दिया जाए। तो इस साहसिक कदम को उठाने से जो जमीन है उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यानी जमींदारी प्रथा के तहत होता क्या था? तो जमींदारी प्रथा के तहत यही होता था कि जो जमींदार थे उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीनें होती थी, 100-200 एकड़ जमीनें उनके पास होती थी, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उनके पास जमीनें होती थी। और वे खुद खेती नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना कैसे खेती कर सकता है जब उसके पास यथार्थ जमीन हो। तो वो खेती नहीं करते थे, उनको खेती करना आता भी नहीं था। तो किसानों को अपनी जमीन पट्टे पे देते थे, उनसे किराया वसूलते थे, उनको जो उनको खेती करने के लिए देते थे किसानों को, क्योंकि उन्हें खेती करने तो आती नहीं थी, तो अपनी जमीन को किसानों को खेती करने के लिए देते थे, और उनसे जो उत्पादन होता था उन्हें ले लेते थे। तो इस प्रथा को हटाया गया और कहा गया कि हम जमींदारों से इस जमीन को छीनेंगे और उन लोगों को देंगे जिसे जो किसान हैं, जो खेती करना जानते हैं। तो इससे राजनीति पर दबदबा कायम रखने रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। अब ऐसा जब हो गया कि जमींदारों से जमीनों को छीन कर दूसरे लोगों को, किसानों को जब बांटा जा रहा था, तो जो जमींदार थे उनकी जो शक्ति थी, जो सामाजिक दबदबा था, जो सामाजिक वर्चस्व था, उसमें भी कमी आई, क्योंकि उसकी पहुंच जो थी बहुत बड़े पैमाने पे थी। उसके पास यथा जमीन थी, राजा रजवाड़ों से संपर्क रहता था, तो उसका बहुत बड़ा दबदबा था एक। तो इस दबदबे में भी कमी देखने को मिली, क्योंकि सरकार के द्वारा जब उसको जमीनें को छीन लिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे दे दिया गया अन्य किसानों को, तो उससे जो उसका सामाजिक दबदबा था वो कम हो गया। अब जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेती का जो काम है सुविधाजनक हो सके। अब एक समस्या यह भी थी कि जो खेत थे, जो जमीन थी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में थी। तो उनका जमीनों का चकबंदी किया गया और सभी जमीनों को एक जगह पे अस्थायी रूप से उन्हें लाया गया और उन चकबंदी के तहत उसे एक साथ जोड़ा गया।
ताकि खेती आसानी से किया जा सके, सिंचाई की व्यवस्था, खाद या फिर अन्य चीज़ों के लिए जो काम है कृषि में वो आसान हो सके, ताकि किसानों को भटकना ना पड़े कि एक एक खेत के लिए यहाँ जाना पड़े, दूसरे खेत के लिए वहाँ टहलना ना पड़े, उनको जो खेती का काम है आसान हो, सुविधाजनक हो। इसलिए उसका चकबंदी किया गया और सभी जो जमीनें थी उनको एक साथ एक जगह पे लाया गया। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशें भी की गई जो कम सफलता मिली उन दोनों को। थोड़ी कोशिश जो की गई, दो अन्य कोशिशें, उनको थोड़ी बहुत कम सफलता मिली, लेकिन दो अन्य कोशिशें भी की गई। इस बात के लिए भी कानून बनाए गए थे कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रख सकता है। यानी जमींदारी प्रथा को हटाने में हर वो संभव प्रयास किया गया। सरकार ने बहुत कड़े और कठोर नियम बनाए, लेकिन जिनके पास ज्यादा जमीनें थी या फिर जो जमींदार थे जिनकी पहुंच अच्छी खासी थी, उन्होंने इस कानून का तोड़ खोज लिया था। कृषि की बेहतरी के लिए और खेतिहर जनता की भलाई से जुड़ी नीतियों को ठीक ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो। लामबंद का होना होता है मतलब होता है संगठित होना, एकजुट होना, एकत्रित होना और अपने भलाई के लिए आवाज उठाना, तो उसे लामबंद कहते हैं। तो ये जो कृषि के लिए, कृषि की बेहतरी के लिए और खेतिहर जनता की भलाई के लिए नीतियां तो बना दिया सरकार ने, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। ये कब सक्सेस होता, ये सफल तभी होता है जब ग्रामीण जनता, जब भूमिहीन जनता एकजुट होती और अपने आवाज उठाती, अपने भले के लिए आवाज उठाती, अपने हितों के लिए आवाज उठाती। लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे, जैसा कि हमने बताया, उनकी पहुंच बहुत ज्यादा थी, उनका सामाजिक वर्चस्व बहुत ज्यादा था, तो उनकी आवाजों को दबा दिया जाता था। इस वजह से भूमि सुधार करने का प्रस्ताव तो आया और कानून भी बना, लेकिन महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे। यानी वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए जमींदारों के आगे। जमींदारों ने इसका तोड़ खोज लिया। अगला जो टॉपिक है खाद्य संकट है। खाद्य संकट किस प्रकार था उस दौरान, तो 1960 के दशक में, पेन चेंज कर लेता हूं एक बार, पेन कलर, तो लिखता है 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर होती गई। क्यों होती गई, तो 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा था, इस वजह से भी, और कई अन्य कारण भी थे। इसी अवधि में इसी अवधि में भारत ने दो युद्धों का सामना किया था। पहला युद्ध तो 1962 में हुआ था जो चीन के साथ, और दूसरा 1965 में हुआ पाकिस्तान के साथ। तो भारत में 1965 से 67 के बीच में अकाल भी पड़े, सूखा पड़ा, और भारत ने दो युद्धों का सामना किया, दो युद्ध लड़े। मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा भारत के द्वारा। कई महत्वपूर्ण नेताओं की मृत्यु भी हो गई, जिसमें दो महत्वपूर्ण थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसकी मृत्यु 1964 में हो गई, और लाल बहादुर शास्त्री जिसकी मृत्यु 1966 में हो गई ताशकंद में। अब बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज्यादा विकराल था। जो खाद्य संकट था, उसकी सबसे ज्यादा बदतर स्थिति कहीं देखी गई तो बिहार था। बिहार के 9 जिले ऐसे थे जहां अनाज की पैदावार बहुत कम थी या फिर ना के बराबर हुई। अब खाद्यान्नों के अभाव के चलते, खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैल रहा था। लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, लोग कुपोषण का शिकार हो रहे थे, उनको शरीर में पोषण नहीं मिल पा रहा था। अनुमान के मुताबिक, एक ऐसा अनुमान लगाया गया था, तो अनुमान के मुताबिक अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जो आहार था, यानी एक व्यक्ति एक दिन में कितना भोजन खाता है, तो एक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जो आहार था, आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी पर आ गया था। यानी पहले 2200 कैलोरी लिया करते थे, लेकिन जब से सूखा पड़ा, अकाल आया, तो 1200 कैलोरी हो गया। जबकि एक सामान्य आदमी के लिए, एक सामान्य मनुष्य के लिए रोजाना 2450 कैलोरी की जरूरत होती है। तो आप सोच सकते हैं 2450 कैलोरी एक स्वस्थ मनुष्य के लिए चाहिए, लेकिन उसको 1200 कैलोरी मात्र मिल रहा था, तो कुपोषण का शिकार हो रहे थे। 1967 में, 1967 में बिहार में मृत्यु दर जो थी 34% थी, 34% बढ़ गई। और इन वर्षों के दौरान पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल जो थे बिहार में दोगुने अथवा उससे भी ज्यादा दोगुने तिगुने दामों में बिक रहे थे। और सरकार ने उस वक्त जोनिंग या फिर इलाकाबंदी जिसे कहते हैं, तो जोनिंग की नीति अपना रखी थी। अब इस नीति के तहत क्या होता था, तो सरकार ने जोनिंग या इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी, और इस नीति के तहत होता था क्या कि आप अपने जोन में ही चीजों को बेच सकते हैं, दूसरे जोन में नहीं बेच सकते, ठीक है ना। तो इलाकाबंदी के तहत यही किया गया था।
यानी इलाकाबंदी की नीति की वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खदान का व्यापार नहीं हो पा रहा था। यानी अपने ही इलाके में, अपने ही एरिया में बस खदान का आयात हो सकता था, आयात निर्यात। अब खाद्य संकट हुए, तो खाद्य संकट के कौन कौन से मुख्य परिणाम देखने को मिला, कौन से समस्याएं जो थी उभर कर आई। तो सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा। सरकार, क्योंकि भारत में गेहूं का खदान घट गया था, तो विदेशों से गेहूं को मंगाना पड़ा, खरीदना पड़ा। विदेशी मदद मांगनी पड़ी, लोन लेने पड़े अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। जो योजनाकार थे, जो प्लानिंग कर रहे थे, तो उनके सामने पहली प्राथमिकता तो खदान के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना थी, क्योंकि हमारे पास खदान जो था वो खाली हो चुका था। तो खदान के मामले में हमें आत्मनिर्भरता हासिल करना था, हमें अपनी जो कृषि की व्यवस्था है उसको सुधारना था। कुपोषण जो हो रहे थे, कुपोषण एक गंभीर समस्या बनकर उभरी, तो इससे भी निपटना था। अगला जो टॉपिक है हरित क्रांति है। यानी हरित क्रांति हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति, सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो भारत सरकार थी, वो भारत सरकार ने खाद्य को सुनिश्चित करने, खाद्य सुरक्षा को, ताकि हमारी जो खाद्यान्न व्यवस्था है हम खुद आत्मनिर्भर रहें, किसी दूसरे देश से किसी भी मुसीबत में हमें खरीदना ना पड़े, उस पर निर्भर ना रहना पड़े। तो इसके लिए भारत सरकार ने कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। कृषि के क्षेत्र में एक नया कदम, एक नई पहल शुरू किया। जो इलाके अथवा जो किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, यानी जो किसान ऐसे थे जो खेती के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, या फिर खेती तो कर रहे थे, बस नाम मात्र का खेती कर रहे थे, तो जो किसान अथवा जो किसान या फिर जो इलाके खेती के मामलों में पिछड़े हुए थे, उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई गई, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की बात कही गई, उन्हें अनुदान देने की बात कही गई। और इस नीति को फिर बाद में छोड़ दिया गया सरकार की तरफ से, कोई इस पे ध्यान नहीं दिया गया। शुरू शुरू में तो कहा कि जो इलाके और जो किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, हम उनको सहायता देंगे, हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हुआ क्या, कुछ सालों के बाद इस नीति को छोड़ दिया गया और सरकार ने इस पे ध्यान देना छोड़ दिया। सरकार ने अब उन इलाकों पे ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी। यानी वहां सिंचाई के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करना नहीं था, बस सिंचाई की सुविधा मौजूद थी, वहां के किसान भी समृद्ध थे, तो वैसे क्षेत्रों पे सरकार ने ध्यान दिया। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि संयंत्र और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। ध्यान रहे, यह उन लोगों के लिए मुहैया कराया जा रहा है जिनकी स्थिति जो है पहले से ही ठीक ठाक है, जो समृद्ध है और जो उनकी खेती में अच्छी पकड़ है। उन लोगों के, जो कि सरकार ने जो पहली योजना बनाई थी, और जो पूरी तरह से कमजोर थे, जिनको कुछ भी पता नहीं था, उनके लिए तो छोड़ दिया गया था उस योजना को। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। लोगों को आश्वासन दिया, किसानों को यह भरोसा दिलाया कि आप फसल उपजाइए और आपकी फसल अच्छे दामों में बिकेगी, हम अच्छे दामों में खरीद लेंगे, एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लेंगे, जिससे आपको कोई भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक ठीक ठाक दाम सेट किया, उसका प्राइस सेट किया और किसानों से उसे खरीद लिया जाएगा। तो ऐसा आश्वासन दिया गया किसानों को, किसानों ने इसे माना भी और अपनी उपज को बढ़ाने के लिए जोर शोर से काम करने शुरू कर दिए। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था जो थी 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। यानी इसी पूरी घटना को, घटनाक्रम को हरित क्रांति कहा जाता है। इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जो पहले से समृद्ध थे और जिनकी अच्छी खासी पकड़ थी। हरित क्रांति से ज्यादातर गेहूं की पैदावार में तो बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन कुछ ऐसे मोटे अनाज थे या फिर दलहन जैसे फसलों पर ज्यादा खास असर नहीं हुआ और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल पंजाब की बात करें, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि जो देश के दूसरे इलाके थे, बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े ही रहे, क्योंकि उस पर सरकार की तरफ से कोई विशेष कार्य नहीं किया गया, विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो इस वजह से उनकी स्थिति पहले की तरह ही पिछड़ी रही। अब हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए, वो दो प्रभाव कौन कौन से थे? तो पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का जो अंतर है वो मुखर हो उठा, क्योंकि
पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर जो है मुखर उठा, क्योंकि जो गरीब किसान थे वो पूरी तरह से और गरीब हो गए, और जो भूस्वामी थे जिनके पास अच्छा खासा दबदबा था, जिनकी अच्छी खासी भूमि थी, और जो बड़े किसानों की श्रेणी में आते थे, उनकी स्थिति और अच्छी हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो आर्थिक स्थिति थी और सामाजिक स्थिति थी, वो उनके बीच में एक खाई पैदा हो गई, एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया। तो ये हो गया। दूसरा था कि हरित क्रांति के कारण कृषि में जो मिडिल क्लास के जो किसान थे उनको उभार देखा गया, यानी कई सारे जो किसान थे मिडिल क्लास के किसान सामने आए। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। एक की पॉइंट है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे तो इसे याद रखें। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, और वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अब भारत में हरित क्रांति जो है 2 चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण 1967 से लेकर 68 तक था, और दूसरा चरण 1977 से लेकर 1978 तक था। तो भारत में हरित क्रांति है जो 2 चरणों में पूरा किया गया। अगला जो टॉपिक है श्वेत क्रांति। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन, यानी वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस है। और जो वर्गीज कुरियन है, इसने गुजरात सहकारी दूध एवं विपणन परिसंघ, एक संस्था है, गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ, अमूल की शुरुआत की। यानी जो मशहूर वर्गीज कुरियन है, इन्होंने अमूल की शुरुआत की। अमूल कंपनी आपने देखे होंगे, इसके कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध आती है, छाछ आती है, दही आती है, कई सारे दूध के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आपने शायद देखा होगा या फिर उसका इस्तेमाल भी किया होगा। तो वर्गीज कुरियन की ही कंपनी है, इन्होंने अमूल की शुरुआत की। गुजरात में एक शहर है आनंद है, गुजरात का एक फेमस शहर है आनंद है। अमूल की जो कंपनी है इसी शहर में लगी हुई है। इस कंपनी में गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं और अपने दूध को इसी कंपनी में बेचते हैं। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति नाम दिया गया, या फिर श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। अब जो ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, इसमें हुआ क्या, तो इस ऑपरेशन फ्लड के तहत जो दूध उत्पादक थे, जो दूध उत्पादन करते थे, उन्हें उत्पादन करने के बेहतर तरीके बताए गए, और साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है, उसका वितरण किस तरह से करना है, लोगों तक उसे पहुंचाना किस तरह से, उनकी भी ट्रेनिंग दी गई। तो इनको एक राष्ट्रव्यापी स्तर पर जोड़ा गया। श्वेत क्रांति के जो चरणों की अगर बात करें तो श्वेत क्रांति 3 चरणों, 1970 से 1980, 1981 से 85 और 1985 से 1996, 3 चरणों में श्वेत क्रांति देखा गया। अब हम श्वेत क्रांति के उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। तो श्वेत क्रांति का जो पहला उद्देश्य था, दूध उत्पादन को बढ़ाना था। तब क्योंकि जो भारत में दूध उत्पादन था वो लोगों के हिसाब से नहीं था, जनसंख्या के हिसाब से सही अनुपात में नहीं उत्पादित हो रहे थे, तो इसलिए दूध उत्पादन को बढ़ाना था ताकि लोगों तक सामान्य रूप से दूध की पहुंच हो सके। ग्रामीण आय में वृद्धि करना था, क्योंकि कई सारे लोग जो थे, कई सारे जो किसान थे, मात्र कृषि तक ही सीमित थे, खेत में ही काम करते थे। तो उनको पशुपालन से जोड़ना था, उनको दूध उत्पादन से जोड़ना था, और एक अच्छा खासा इनकम हो सके इसके लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करना था। तो ग्रामीण आय में वृद्धि करना भी एक मेन मकसद था। उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स के लिए उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना था, क्योंकि दूध की जो मांग है वो बहुत व्यापक स्तर पे थी और अभी भी है दूध की मांग। तो उनको एक उचित मूल्य उपलब्ध हो सके, उचित मूल्य पे, एक सस्ते दाम पे, एक सफिशिएंट रेट पे उनको दूध उपलब्ध हो, ताकि सभी जो कंज्यूमर्स हैं उनको खरीद सके। इन बातों को ध्यान रखा गया, ये सारे उद्देश्य को तय किया गया श्वेत क्रांति के माध्यम से। यहाँ एक क्यू पॉइंट है कि 26 नवंबर को, किस दिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाएंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 था, चैप्टर 3 का नियोजित विकास की राजनीति, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चैप्टर 4 आएगा, भारत के विदेश संबंध। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो है खत्म हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।